नमस्कार दोस्तों। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे अभी रिसेंट में हो रहे एक महत्वपूर्ण ट्विटर ट्रेंड की, जो है हैशटैग मोदी रोजगार दो, हैशटैग मोदी जॉब दो। इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस ट्रेंड के मायने क्या हैं, ये कितना तर्कसंगत है और कितना लाजमी है। तो बात शुरू होती है एसएससी सीजीएल 2019 एग्ज़ाम के टीयर 2 के हाल ही में आए रिजल्ट से, जो कि 15, 16, 18 नवंबर 2020 में हुआ था। 3 दिन चले एग्ज़ाम के आखिरी दिन कुछ स्टूडेंट्स ने 200 में 200 तक स्कोर किया, पर बाद में उनके नंबर ये कहकर कम कर दिए गए कि उस दिन का पेपर आसान था। तो यहाँ सवाल ये उठता है कि पेपर आसान बनाया ही क्यों गया। आप उन स्टूडेंट्स के एप्टीट्यूड का पता कैसे लगाएंगे जिन्होंने फुल स्कोर किया और फिर भी उनके मार्क्स कम कर दिए गए? क्या पेपर एक से नहीं बनाए जा सकते थे? क्या पेपर एक ही दिन नहीं हो सकते? जब प्री में एक दिन में लगभग 4 लाख बच्चे एक दिन में पेपर दे सकते हैं, तो टीयर 2 में क्यों नहीं? तब तो एस्पिरेंट्स भी कम होते हैं। यहाँ गलती किसकी है? उत्तर साफ है, एसएससी की। और गौर करने की बात ये कि ये रिजल्ट 2019 में आए नोटिफिकेशन का है। जी हाँ, 2019। क्या हमारा सिस्टम इतना भी सक्षम नहीं कि किसी परीक्षा का रिजल्ट, जिससे लाखों युवाओं के सपने जुड़े हैं, समय पर दे सके? उससे भी आश्चर्य की बात ये कि एसएससी सीजीएल का जो 2018 में नोटिफिकेशन आया था, उसका भी प्रोसेस अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। मुबारक हो, ये डिजिटल इंडिया है, जहां पूरे देश में इलेक्शन 1-2 महीने में खत्म हो जाते हैं, उनका नतीजा आ जाता है। वहां एक एग्ज़ाम के फाइनल होते होते 3-4 साल बीत जाते हैं। केवल एसएससी ही क्यों, रेलवे की बात करते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग केवल रेलवे 2018 की परीक्षाओं में, जिनमें ग्रुप डी, एएलपी व आरपीएफ वगैरह शामिल हैं, 2.8 करोड़ एस्पिरेंट्स ने आवेदन भरे। फिर से सुनिए, 2.8 करोड़। ये रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशंस सरकार की आमदनी का एक जरिया बन गए हैं। सरकार इसे बखूबी समझती है, तभी तो हर महीने वेरियस जॉब्स के नोटिफिकेशन आते हैं। पर भर्ती प्रक्रिया पूरी होते होते सालों बीत जाते हैं और एस्पिरेंट्स भूल ही जाते हैं कि हमने कोई एग्ज़ाम भी दिया था। बात रेवेन्यू की निकली है तो दूर तरफ जाएगी। मुझे याद है जब 2018 में आरआरबी ग्रुप डी व एएलपी के फॉर्म भरे गए थे, तो 500 रुपये फ़ी चार्ज की गई थी और कहा गया था कि 400 रुपये उन एस्पिरेंट्स के खातों में वापस कर दिए जाएंगे जो परीक्षा में बैठेंगे। वाह भाई, क्या तरीका है लूट का। मतलब अगर दुर्भाग्यवश आपकी परीक्षा छूट जाए तो एग्ज़ाम से भी गए और पैसों से भी। और ये योजना इसलिए भी मूर्खतापूर्ण थी क्योंकि हमारे यहाँ 50% से ज़्यादा लोग साइबर कैफ़े से फॉर्म भरते हैं, अपने अकाउंट से बैलेंस नहीं पे करते। अब ऐसे में वो कहाँ कैफ़े वाले के चक्कर लगाते घूमेंगे कि पैसे आए या नहीं। परीक्षा व्यवस्था कितनी अपारदर्शी है, आप इसका अंदाजा ऊपर दिए एग्जाम्पल से लगा सकते हैं। एसएससी ने तो एग्ज़ाम को लूट का जरिया ही बना लिया है। 2013-14 के बाद से हर एग्ज़ाम्स में कुछ क्वेश्चन गलत दे दिए जाते हैं, जिसमें एस्पिरेंट्स का टाइम तो ख़राब होता ही है और उन्हें गलत साबित करने के पैसे भी हमें पर क्वेश्चन 100 रुपये देने पड़ते हैं, यानी कि एस्पिरेंट्स को। है ना अच्छा तरीका पैसे कमाने का? ये प्रायोजित लूट नहीं तो और क्या है। क्या एसएससी के पास इतने काबिल लोग भी नहीं जो कम से कम सही पेपर सेट कर सकें?
अब बात करते हैं बैंकिंग सेक्टर की, जो सिलेक्शन प्रोसेस में तो फास्ट एंड फेयर है, बट प्राइवेटाइजेशन की वजह से नंबर ऑफ जॉब्स यहाँ भी साल दर साल कम होती जा रही हैं। जहाँ 2012 में 22,000 जगहें केवल IBPS PO की आई थी, वो 2019 में घटकर 4,336 रह गई। इसी तरह SSC CGL की भी ईयर वाइज वैकेंसीज देखिए। 2012 में जहां 16,119 वैकेंसीज थी, वो 2019 में घटते घटते 8,582 रह गई। UPSC की एग्जाम्पल लीजिए। 2014 में जहां 1,236 कैंडिडेट सेलेक्ट हुए, वहीं 2019 में ये संख्या घटकर 759 मात्र रह गई। अभी रिसेंट में ही हमने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ इंडिया व इंडियन ओवरसीज बैंक के प्राइवेट होने की न्यूज़ पढ़ी। हालांकि फाइनेंस मिनिस्टर ने बजट में केवल 2 बैंकों की बात कही है, नाम अभी साफ नहीं है। प्राइवेटाइजेशन से जॉब सिक्योरिटी तो जाती ही है, साथ ही सैलरीज कम होने का भी खतरा बढ़ जाता है। तब सिलेक्शन प्रोसेस फेयर होगा, इसकी भी कोई गारंटी नहीं। और जितने पर्क्स एंड स्कीम्स का फ़ायदा सरकारी बैंक्स में है, उतने की उम्मीद भी प्राइवेट में नहीं की जा सकती। अभी सितंबर 2020 में पूर्व RBI गवर्नर रघुराम राजन व पूर्व डिप्टी गवर्नर वायरल आचार्य ने एक रिसर्च पेपर इंडियन बैंक्स अ टाइम टू रिफॉर्म पब्लिश किया, जिसमें उन्होंने डिटेल्स में बताया है कि क्यों बैंक्स का प्राइवेटाइजेशन एक बैड आइडिया है। इस रिपोर्ट की 3 पॉइंट्स मैं आपको बताता हूँ। पहला, प्राइवेट बैंक्स के फेल होने के चांसेस सरकारी बैंकों से ज़्यादा होते हैं। दूसरा, प्राइवेट बैंक्स हमेशा से फेल होते रहे हैं। और तीसरा, बड़े प्राइवेट बैंक भी कभी भी फेल हो सकते हैं। इसका एग्जाम्पल है सिटी बैंक और वॉशिंगटन म्यूचुअल बैंक, जो कि USA के इतिहास का सबसे बड़ा बैंक फेलियर रहा है। ये कहना कि प्राइवेटाइजेशन जरूरी है पूर्णतः गलत है। इसका मतलब ये है कि सरकार के पास इफिशिएंट लोग नहीं हैं। क्यों नहीं हैं? किसने रोका है टैलेंटेड लोगों को भर्ती करने से? ऐसा क्या है जो प्राइवेट कंपनियां कर सकती हैं और सरकार नहीं? ये बस अपनी जिम्मेदारी से भागना मात्र है। और ऐसा नहीं है कि सरकारी नौकरी की मांग कोई नई बात है। दुनिया भर की सरकारें जो इफिशिएंटली काम कर रही हैं, पर्याप्त मात्रा में लोगों को रोजगार उपलब्ध करा रही हैं। उदाहरण के तौर पर ये स्लाइड देखिए, जो कि हमें किसी देश की सरकार ने 1,000 लोगों पर कितनों को सरकारी नौकरी दी दिखाती है। आप साफ तौर पर देख पा रहे होंगे कि पहले नंबर पर नॉर्वे है, जिसने 1000 लोगों में 159 को सरकारी जॉब प्रदान की, जहां अमेरिका ने 77 जॉब्स पर 1000 लोगों को दी, वहीं चीन ने 57 जॉब्स। भारत की बात करते हैं। हमने 1000 लोगों पर मात्र 16 जॉब्स प्रदान की। इनमें से ज़्यादातर देश विकसित हैं, यानी टेक्नोलॉजी व पर कैपिटा इनकम में हमसे आगे, और यहाँ तो सरकार हमसे ज़्यादा जॉब्स प्रोवाइड करा रही है। तो ये बहाना भी कहीं नहीं टिकता कि टेक्नोलॉजी के आने से जॉब्स में कमी होती है। और जनसंख्या का बढ़ना भी कोई बहाना नहीं हो सकता जॉब्स में कमी का, क्योंकि जनसंख्या बढ़ने के साथ साथ काम व काम करने वाले भी उसी रेशियो में बढ़ते हैं। ये बात बिल्कुल सच है कि सबको सरकारी नौकरी नहीं दी जा सकती, पर ये बात भी गलत है कि नौकरियों की प्रक्रिया धांधलीग्रस्त है व उनकी संख्या भी साल दर साल कम होती जा रही है। कितनी अजीब बात है कि हम एक लोकतंत्र में रहते हैं और हमारा नेता जनता की बात न सुनकर अपने मन की बात करता है।
कितना अजीब है कि हमें अपने हक के लिए ट्विटर ट्रेंड कराना पड़ रहा है। हमें इतना भी अधिकार नहीं कि हम सीधे अपनी मांगें सरकार के सामने रख सकें। हम कुछ भी गलत नहीं मांग रहे। हम एक ब्रेड के पैकेट से लेकर एक घर खरीदने तक हर चीज़ पर सरकार को सीधा टैक्स देते हैं, और जब सरकार वही पैसा प्रचार में, रैलियों में, पोस्टरों, बैनरों में व और अन्य किसी भी कार्य में जो उतना ज़रूरी नहीं है खर्च कर सकती है, तो रोज़गार पर क्यों नहीं? हमें अपनी प्राथमिकताएं एज अ सिटीजन पहले तय करनी होंगी, तभी सरकार हमारी बात सुनेगी। आपको वही मिलेगा जिसकी आप सबसे ज़्यादा डिमांड करेंगे। मुझे लगता है सरकारें हमेशा से ऐसी ही रही हैं। आप इसे सत्ता का गरूर कहें या पावर का अंधापन। जब इलेक्शन का टाइम होता है तो वो आपकी हर मांग, चाहे वो कैसी भी हो, मानने को तैयार रहते हैं, और जब इलेक्शन हो जाता है, वो जीत जाते हैं, तब वो आपकी एक भी बात सुनने को तैयार नहीं होते। लेकिन एक लोकतंत्र होने के नाते हमारी भी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने हक के लिए लड़ें, वह उसे लेकर रहें। मैं अपनी बात गोपाल दास नीरज जी की एक कविता से खत्म करूंगा। है बहुत अंधियार, अब सूरज निकलना चाहिए, जिस तरह से भी हो ये मौसम बदलना चाहिए। है बहुत अंधियार, अब सूरज निकलना चाहिए, जिस तरह से भी हो ये मौसम बदलना चाहिए। छीनता हो जब तुम्हारा हक कोई तो उस वक्त, छीनता हो हक तुम्हारा जब कोई तो उस वक्त, आँख से आंसू नहीं शोला निकलना चाहिए, आँख से आंसू नहीं शोला निकलना चाहिए। If you like this video, like, share and subscribe. Thanks for watching.